Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for focus of the day's discussion, recently RBI ने guidelines issue किए हैं for the compromise settlement of the willful defaulters. Willful defaulters क्या होते हैं? So here in this image you can see that अगर बैंक मैनेजर इनसे पैसे के लिए पूछता है, then इनके पास होते हुए भी ये कहते हैं कि अभी स्ट्रगलिंग है, हार्ड टाइम है, कंपनी नहीं चल रही. फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या एंड चौकसी एंड ऑल, नीरव मोदी, ये सब फिर देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. दिस इज अ विलफुल डिफॉल्टर जो दे सकता है पर देता नहीं है. सो वी विल सी व्हाई इज इट इन यूज. एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किसे कहा जाता है? देन व्हाट आर द की पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस सर्कुलर, की हाइलाइट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. After that we will see what are the laws and the provisions which are related to the non-performing assets. Then we have our two prelims practice questions. So let's start. Why news? So recently Reserve Bank of India ने circular introduce किया है allowing the willful defaulters in the company जो कि fraud वगैरह में already involved है, ये compromise settlement या फिर technical write off के लिए opt कर सकते हैं. अभी जो सर्कुलर है ये गाइडलाइंस बेसिकली प्रोवाइड कराता है बैंक्स को और फाइनेंस कंपनी को ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए. नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट? सो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एक नेगोशिएशन सेटलमेंट मानिए जिसमें जो अमाउंट ड्यू होता है उससे कम अमाउंट में बेसिकली उसको सेटल कर दिया जाता है ताकि वो शॉर्ट टाइम में आसानी से हो जाए. सो दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट. बैंक बेसिकली एग्री कर लेता है उस चीज को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए. ये जो सेटलमेंट है ये इनवेरिएबली ये सर्टेन सेक्रीफाइस बाय वे ऑफ राइट ऑफ या वेवियर ऑफ पोर्शन ऑफ इट्स ड्यूज, ये सारी चीजें वन टाइम बेसिस के लिए होता है, लेकिन ये एक टाइम में फुल एंड फाइनल डिसीजन लेके उसको खत्म कर दिया जाता है. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द सर्कुलर? फर्स्ट इज द कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट्स ऑफ. सो इसमें क्या होता है, बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनी जो भी लोन प्रोवाइड कराते हैं ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स अंडरटेक करते हैं या फिर टेक्निकल राइट ऑफ फॉर द अकाउंट्स जो विलफुल डिफॉल्टर्स की तरह कैटेगराइज्ड होते हैं या जो ऑलरेडी फ्रॉड की तरह कैटेगराइज्ड है. इररेस्पेक्टिव उन पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है वो किसी भी कोर्ट में अगर चल रही है तो वो अपना क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक अलग जगह चलती रहेगी, बट स्टिल हियर दे कैन बेसिकली डू थिंग्स डिफरेंटली अपार्ट फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑन दिस पर्सन. सो आरबीआई का जो सर्कुलर है ये इन सेटलमेंट्स को करने में एनेबल करता है एंड इट ऑल्सो एंश्योर दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हो रही है किसी भी कोर्ट में वो एकदम अनअफेक्टेड रहे हैं. इससे दोनों केसेस अलग अलग रहेंगे. कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर फ्रेश लोन्स है. बेसिकली अगर किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, रिसेंटली कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में गया है, तो एक मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है, कम से कम 1 साल का या 12 महीने का आप कह सकते हैं. एंड उनको नया फ्रेश लोन लेने से पहले एक कूलिंग ऑफ पीरियड में रखा जाता है कि हम इनको 1 साल तक कोई लोन नहीं देंगे. ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ये बेसिकली इट ऑल्सो अप्लाइज टू एक्सपोजर्स अदर देन द फार्म क्रेडिट, और जो एंटिटीज हैं ये बेसिकली कूलिंग पीरियड को इससे ज्यादा भी रख सकते हैं. दिस इज द मिनिमम, राइट. देन बेनिफिट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड फार्मिंग. व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल this is compromise settlement, right? So what, first of all, reduce cost. compromise settlement basically early recovery दे देते हैं ड्यूज की और पैसे बचा लेते हैं बैंक्स वगैरह के, उनको लीगल एक्सपेंसेस वगैरह नहीं देना पड़ता लॉज को, और अदर एसोसिएटेड कॉस्ट होते हैं, काफी चीजें होती हैं. सो इन पैसों की बचत कर देगा. मोरोवर अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव जो है ये मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम बेसिकली इस टाइप से है कि हमारे मैक्सिमम रुपीज इसमें आ सकें और जो हमारा टाइम रिक्वायर हो वो मिनिमम हो जाए. सो ये इस फ्रेमवर्क पे वर्क करता है. देन टेक्निकल राइट्स ऑफ और एनपीए रिडक्शन. अब जैसे जैसे राइट ऑफ होंगे टेक्निकल, उसी हिसाब से एनपीएस का भी रिडक्शन होता जाएगा. राइट ऑफ बेसिकली आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पसेस, बट कंसर्न्स ये एग्जिस्ट करते हैं कि जो ये प्रैक्टिस है ये बैंक्स को और कॉर्पोरेट्स को एवरग्रीनिंग अलाउ कर देती है उन लोन बुक्स की. मतलब वो एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन देते हैं, फिर वो दूसरा लोन खत्म करने के लिए तीसरा देते हैं, सो ऑन इट गोज. इसमें कई बार क्या होता है कि मैनेजर, बैंक का मैनेजर और जो आपका कॉर्पोरेट सोसाइटी का जो बिजनेसमैन है ये दोनों आपस में मिले जुले रहते हैं, तो ये एवरग्रीनिंग चलती रहती है. सो ये एक इसका वो है. देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? जो बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं ये रिक्वायर करते हैं कि ये दे हैव टू सबमिट लिस्ट ऑफ स्वीट फील्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स का इनको सबमिट करना पड़ता है हर 4 महीने पे. एवरी क्वार्टर
हर 3 महीने पे एक्चुअली। सो टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो को इनको ये सबमिट करना पड़ता है। सो बैंक्स ऑल्सो रिपोर्ट द नेम्स ऑफ द करंट डायरेक्टर, जो करंट उस समय पे कंपनी में डायरेक्टर्स थे या फिर जो डायरेक्टर्स एसोसिएटेड थे जिस टाइम पे कंपनी ने लोन लिया था, इन सब का उसको लिस्ट देना होता है। अब इससे फायदा ये होगा कि जो दूसरे बैंक हैं उनके पास जब ये लिस्ट होगी तो वो आसानी से पहचान जाएंगे कि ये पहले चेयरमैन उस कंपनीज में रह चुके थे या ये विलफुल डिफॉल्टर्स रहे थे। सो बैंक फिर सोच समझकर अपना डिसीजन ले सकता है, ये इसका बेनिफिट होता है। देन विलफुल डिफॉल्टर परमिटेड नहीं होता टू फ्लोट एनी न्यू बिजनेस फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। वो अगले 5 साल तक एक न्यू बिजनेस नहीं फ्लोट कर सकता है। लेंडर्स जो हैं ये दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इनिशिएट लीगल प्रोसेसेस जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आ सकती है और नेसेसरी हो, और ये हो सकता है बोरोवर्स या जो उसके गारंटर्स थे बीच में उनके थ्रू। एंड फॉर क्लोजर ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यूज एक्सपेडेड। सो ये वाली चीजें हैं। देन बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन दे ऑल्सो हैव गिवन द राइट टू चेंज द मैनेजमेंट ऑफ द विलफुल डिफॉल्टिंग कंट्री। ये उसके बोर्ड डायरेक्टर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कोई अपना व्यक्ति उसमें बैठा सकते हैं। सो ये सारी चीजें इनके हाथ में होती हैं अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर घोषित हो जाता है तो। नाउ व्हाट आर द लॉज एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू इट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैड बैंक है। बैड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कहा जाता है एंड ये बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है। ये बैंक के पास जो एनपीएस अवेलेबल होते हैं, बहुत आसान में समझ लेते हैं, ये इन एनपीएस को क्या करेगा, बैड बैंक खरीद लेगा। अब ये इन एनपीएस को लेकर उसके बाद फिर मार्केट में बेच देता है और इससे इसको पैसा मिल जाता है एंड यही पैसा फिर ये आसानी से फ्लो करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ बैड बैंक। इससे जो मेन बैंक होता है ये और बाकी के काम देख सकता है। सो ये हेडेक बैड बैंक अपने ऊपर ले लेता है, स्ट्रेस लोन वगैरह को, ये सारी चीजें लेने के लिए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड सेटअप कर रखी है इनको मार्केट में बेचने के लिए स्ट्रेस एसेट्स को। देन सरफाइसी एक्ट आता है। सरफाइसी एक्ट और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये जो चीजें होती हैं ये किसी भी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट की जा सकती हैं। सो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज द पार्टनरशिप फर्म, दिस इज द इंडिविजुअल पर्सन। सो इस एक्ट में बेसिकली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये जो कोलेटरल एसेट्स हैं उनका पोजीशन कर सकते हैं, उनको अपने में ले सकते हैं और उनको ये बेसिकली दे कैन सेल देम, दे हैव द अथॉरिटी टू ओवरटेक एंड सेल देम। एंड इसमें देयर वुड बी नॉट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये डायरेक्टली ये इनको ये एक्ट पावर देता है बैंक्स को। इट प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड ऑल्सो ये बैंक्स को अलाउ भी करता है डिमांड नोटिस इश्यू करने के लिए जो डिफॉल्टिंग बोरोवर्स हैं उनके प्रति। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का है। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। इसका जो एम है वो टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स अ क्रेडिट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इसमें आप देखेंगे 2018 में अमेंडमेंट होगा, देन 2019 में भी अमेंडमेंट होते रहते हैं। 2018 में इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो इसका जो टाइम था वो मैक्सिमम टाइम 330 डेज दे दिया गया था कि विद इन दिस टाइम दे हैव टू सॉल्व इट। नाउ अंडर दिस एक डेप्टर या क्रेडिटर जो होता है जिसने लोन दिया होता है ये एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट द फॉल्टिंग या डिफॉल्टिंग बोरोवर और द विलफुल डिफॉल्टर। ये एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करता है और इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया टू ओवरसी द प्रोसेस। इसमें एक चीज हम देखेंगे कि ये जो सरफाइसी एक्ट और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल था दैट वाज फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनर्स एंड ये जो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ये बेसिकली अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट इनको करना होता है देन इसके अंडर करते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का। ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है उनको बेसिकली गवर्न करता है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है फॉर लोन एग्रीमेंट, टर्म कंडीशंस, डिफॉल्ट एंड रेमेडीज अवेलेबल टू द लेंडर्स इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट। Now we have our prelims practice question. So what is the time period of a term loan to be classified as a non-performing asset? So A, B, C, D. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have prelims practice second question. So what do we call a loan which remains NPA for a period less than or equal to 12 months? Is it a doubtful asset, substandard asset, loss, none of the above? ये यूपीएससी का थोड़ा सा प्यारा टॉपिक है, मेन से भी कई बार इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि बहुत बर्निंग टॉपिक है, हर साल चलता आ रहा है। इकोनॉमी पे भी इसका काफी इफेक्ट है, तो अगर आप इसको पढ़ें तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन, सी यू गाइज, जय हिंद।